सुहेण भाविदं नाणं दुहे जाति विनස්සति तं हा जहाबलं जोई अप्पा दुखे भावे। In the midst of difficulties lie opportunities. संकटों के बीच में ही बड़े अवसर मिलते हैं। जिन्हें ऊंचाइयों को छूने के अरमान है वे प्रतिकूलताओं से न घबराए। A sea of suffering is not to drown a person, but to cleansify it. प्रतिकूलताओं का समुद्र हमें डुबोने के लिए नहीं है, हमारे शुद्धिकरण के लिए। आप सभी जन बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप प्रोसेस जानते हो, कैटरपिलर से बटरफ्लाई तक की। 2-5 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे अंडों से मक्खी मच्छर की उत्पत्ति संबंधी। हमने कुछ चर्चा की थी 5-6 दिन पूर्व, वहां पर भी मैं इस बात को कह रहा था। प्रोसेस कभी आपने देखा होगा, एक ककून से बटरफ्लाई को बाहर आते समय, कितने जन ने देखा है? ककून एक सिल्की थिन पापुद्र म्हणतात ना त्याला, कवरिंग है, एक पेपरिश कवरिंग, जिसमें से तितली को बाहर आना होता है। तितली को उसमें से बाहर आने में टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है। बट यह मेहनत, यह संघर्ष उसके लाइफ के लिए एक जरूरी इंग्रेडिएंट है। आपने सुना होगा कभी कुतूहल में किसी ने इस बात को देख लिया कि अरे तितली को बाहर निकलने में बड़ा कष्ट हो रहा है, उस ककून से बाहर निकलने में। यदि उस ककून को वो थोड़ा सा स्क्रैच कर दे ब्लेड से, जिससे बटरफ्लाई फटाफट बाहर आ जाए सोचकर, तो फल स्वरूप आप पाते हैं वो बटरफ्लाई आकर ठेठ जमीन पर गिर जाती है और जीवन भर के लिए वह अपंगत्व को अंगीकार करती है। जरूरत थी वो अपने बलबूते पर ककून को फोड़कर बाहर आए। पराश्रित नहीं होती सफलता, सफलता स्वाश्रित होती है। और दरअसल एक साइंस है जो ये कहता है, जब बटरफ्लाई जोर लगाएगी उस ककून को तोड़ने में, उस समय में जो पसीना झड़ता है उसका, जो लार झड़ती है उसकी, जिससे पूरी बॉडी में एक नमी आ जाती है, उस नमी से उसको वो स्ट्रेंथ आती है जो जीवन भर उसको सबल बनाए रखती है। बट ककून को तोड़ने में यदि पसीना उसका छूटा ही नहीं तो वो जीवन भर अपंगत्व अंगीकार करेगी। कितने जन समझ रहे मेरी बात को बच्चों? सफलताएं या जीवन हमसे संघर्ष मांगता है, श्रम मांगता है, मेहनत मांगता है। कष्ट सहिष्णु बनो। मानव पर्याय में ही यह खासियत है। नमक तेल आदि इकट्ठा करने में चोर डाकुओं से रक्षा करने में, प्लेग आदि बीमारियों से जूझने में
उसको एफर्ट लगता है। भोग भूमि में सुख ही सुख है, वहां पर पसीना कुछ भी बहाना नहीं है। 3 पल्ले तक का काल ऐसा व्यतीत होता है, असंख्यात काल ऐसा व्यतीत होता है वहां पर कि कुछ टाइम के बाद जाकर केवल इच्छा करो कल्प वृक्ष के सामने, फटाफट वो चीज मिल जाती है। श्रम की कोई अवधारणा वहां पर नहीं है। देवगति में श्रम की कोई अवधारणा नहीं है। सो वहां से ऊपर उठने के चांस कुछ नहीं है। संयम को अंगीकार, अरे तिर्यन छूट सकता है जो गरीबी से जूझना जानता है, प्रतिकूलताओं से लड़ना जानता है। मैं हमेशा कहता हूं, एक ऑटो के पीछे पढ़ा था मैंने, आपने भी खूब बार पढ़ा होगा, गरीबी हेट्स भांडवल। नहीं सुना कभी? नहीं सुना? आपने भी नहीं सुना? अरे कहा हो, इसी दुनिया में तो हो आप लोग। अब आते जाते रास्तों पर देखना चाहिए, गरीबी हेट्स भांडवल। रॉ मटेरियल, हमारे संसाधन, ऊपर उठने के संसाधन प्रतिकूलताई, यानी प्रतिकूलताओं को इसलिए मैंने कहा अंगीकार करना चाहिए। मैं काफी कुछ बातें बताऊंगा, कितना बता पाऊंगा मैं नहीं जानता, और आज का मेरा अंतिम सेशन होगा। मैंने आपके बीच में कई दफे मेरी बात को भी साझा किया होगा, लो आज लगे हाथ में साझा कर देता हूं। वैसे 10वीं तक के मेरे लाइफ में मैंने कभी कोई कोचिंग्स नहीं ली। आई वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट। 11वीं 12वीं में प्रोफेसर्स वगैरह काफी आग्रह करते रहे मेरे पिताजी को कि इसे थोड़ा सा कोचिंग्स को भेजो तो रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा बनेगा। आदि बहुत आग्रह जबरदस्ती से 1 आध महीना गया वहां पर, और मेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ थी कि मुझे मार्क्स इसीलिए कम पड़ रहे हैं। मैं थोड़ी कुसंगति का शिकार बन गया बच्चों। मैं 11वीं 12वीं की बात कर रहा हूं। चांसेस तो हर जगह के हैं। देवों के और भोग भूमि वालों के बिगड़ने के चांसेस नहीं है, इसलिए वे अच्छी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। जहां सुधरने के अवसर है वहां बिगड़ने के अवसर होने पर भी वे सभी स्थान हमारे लिए उपादेय है। जहां रिस्क्स है वहां रिटर्न्स की भी गुंजाइश है। तो कई जनों ने चाहा मुझे ट्यूशंस कोचिंग्स की योजना करे, तो पिताजी ने भी खूब आग्रह किया मुझे। तो मैंने कहा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं इसमें, मुझे आग्रह मत करो। फिर बहुत आग्रह से 1 आध महीने में जैसे तैसे गया था, मुझे याद आ रहा है, जिसमें मेरा कुछ भी मन नहीं लगा। और मैं ये मानता था कि जितनी भी कमजोरी है मैं एग्जाम्स में अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ माई अटेंशन। और यदि मैं ध्यान दूं तो मुझे किसी ट्यूशंस की जरूरत नहीं, मैं तो टॉप मतलब टॉप ही कर सकता हूँ। ये चैलेंज मेरे लिए नया नहीं था। 10वीं तक मैं निरंतर घोड़ दौड़ करता रहा था। घोड़ दौड़ समझ रहे हैं ना बच्चों? निरंतर मैं टारगेट को हिट करता रहा। फर्स्ट मतलब फर्स्ट रैंक, सेकंड भी मुझे मंजूर नहीं था। और 12वीं में 1-2 महीना फिर से मैं ग्रिप पकड़ ली मैंने, और मेरी घोड़ दौड़ चालू की, एंड दैट वाज इनफ फॉर मी। फिर मैं टॉप रैंकिंग्स में फिर से अपना स्थान बना गया। प्रीलिम्स में मेरी हालत ये थी, प्रीलिम्स होती ना प्री बोर्ड्स, उसमें मेरी हालत ये थी कि 30% के भी पेपर में अटेम्प्ट नहीं किए थे। 30% भी अटेम्प्ट नहीं किए थे, अटेम्प्ट। इस कदर मेरे में बिगाड़ आ गया था। लेकिन मेरी हुनर पर मुझे पूरा भरोसा था। 1 महीना दाव लगा, उस फील्ड में भी मैंने टॉप किया। कॉलेज लाइफ में भी फिर से मैं बिगड़ा तो नहीं कभी, बट
जिम्स वगैरह का शौक बना रहा मुझे, पढ़ाई वगैरह की तरफ मेरा बहुत ध्यान नहीं रहा। जिम्स के अलावा लिटरेचर पढ़ने में मेरा बहुत आकर्षण बढ़ गया। पीछे बैठ बैठ कर मैंने महात्मा गांधी को, इंदिरा गांधी को, नेहरू को खूब पढ़ा, खूब पढ़ा। ये इंजीनियरिंग, ये केमिस्ट्री, ये पॉलीमर्स, ये पेट्रोकेमिकल्स, ये कौन पढ़ेगा, माथा खपाने के काम ये सब। मैं अपना लाइफ और लिटरेचर, लाइफ एंड हैप्पीनेस के बारे में पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था और वो मैं मस्त एंजॉय करता था पीछे। एक बार की बात है और प्रोफेसर्स बहुत ध्यान नहीं देते कॉलेज में, तो उलझते भी नहीं है, बट अचानक वे राउंड के लिए पीछे आ गए तो उनको मैं इतना, आई वॉज डीपली एनग्रोस्ड इन रीडिंग कि मैं पकड़ा गया। तो उलझन हो गई थोड़ी सी मेरी, तो खूब बोले मुझे वो। पीएमओ का सब्जेक्ट था, पीएमओ, ऑप्टिमाइजेशन का एक सब्जेक्ट होता है, तो उसमें प्रोफेसर मुझे बोले, और ओरल्स वाइवास सब उनके हाथ में होती है, इसलिए बड़े अदब से बात करनी पड़ती है प्रोफेसर्स के साथ। स्कूल लाइफ जैसा होता नहीं है, उनका मन बने तो तुम लटक गए। तो उन्होंने मुझे सबके बीच में इतना कहा, तुम दलदल में फंसे जा रहे हो, तुम फेल हो जाओगे, आधे तो खूब बोले मुझे। तो मैंने न जाने कैसे डीरिंग कर लिया, मैंने पूरी क्लास में कहा नहीं 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 नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा, मैं तो टॉप कर लूँगा इसी सब्जेक्ट में। फॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं चला, रिजल्ट आ गया था, मैं यूनिवर्सिटी में टॉप कर गया था, कॉलेज में नहीं, उस सब्जेक्ट में। मुझे याद आता है मैंने सेकंड ईयर में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। मेरे लिए कोई नई बातें नहीं थी ये टॉप करना वगैरह, लेकिन मैं ये पक्का मानता हूं कि मैं और मेरा जुनून, इतनी चीजें काफी है मुझे किसी ट्यूटर्स की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई बच्चों। इतना जरूर करता था मैं, एग्जाम्स के 1-2 महीने पहले जितने पब्लिकेशन है वो सब मटेरियल मेरे पास से जमा लेता था। मेरी धाक थी कमरे में भी तो रूम पार्टनर्स वगैरह जानते थे कि इस समय में इसे बात करना पसंद नहीं है। किसी का दोस्त भी मिलने आता था कमरे में, कहता था बाहर, यहाँ पर बात नहीं। एग्जाम्स के वही 1-2 महीने ही तो पढ़ता था मैं, बाकी का टाइम थोड़ी ना पढ़ता था मैं। आधा टाइम में 6 घंटा तो जिम में ही रहता था। मैं कॉलेज भी हार्डली अटेंड किया होगा, आप यकीन नहीं मानेंगे, कॉलेज के प्रोफेसर्स मुझे पहचानते तक नहीं थे और उनको हैरानी होती थी कि ये टॉपर हुआ यूनिवर्सिटी का है, इसको तो कभी देखा ही नहीं हमने। बाद में पता चला ये ब्लैक लिस्टेड फेलो है। ब्लैक लिस्टिंग उसका होता है जो 5% के अटेंडेंस से कम होता है। इतनी मेरी हालत थी, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट बहुत नहीं था इन बातों में मैं फिलोसॉफी बहुत पढ़ता था, धर्म में सीधा इंटरेस्ट नहीं था मुझे। धर्म नाम से भले ही मुझे एलर्जी होगी, क्योंकि बुड्ढों का कोई काम है ऐसा माना जाता होगा उस समय में, ट्रेंड आज भी यही है। बट इन बड़े बड़े साहित्यिकों की विचारधारा को पढ़ना एक मेरी हॉबी बन गई थी उस समय में। खूब लेखन भी करता था, अकेला समय काफी लाइब्रेरी में व्यतीत करता था, खूब पढ़ने लिखने में मेरा समय गया। इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूं। एनीवे, तो क्योंकि मैं मानता था ट्यूशंस ट्यूटर्स की मुझे जरूरत नहीं है। ये हुई मेरे स्कूल और कॉलेज लाइफ की बात बच्चों, मुझे आज कहनी भी नहीं थी। ऑल ऑफ अ सडन आई थॉट टू टेल यू। शायद मैंने ये कभी साझा भी किया होगा, आप तो जानते भी होंगे। जब धर्म मार्ग में लगा बच्चों, तो इतना कुछ जुनून छा गया मेरे ऊपर, तो मैंने सोचा कि मुझे अध्ययन करना है खूब इन चीजों का। तो जो स्वाध्याय मंदिर था हमारा, वहां पर सभी यंगस्टर्स रात में इकट्ठा होते थे, और मैं कई दफे बोल चुका हूँ, उस जैसे स्वाध्याय का टाइम 8 होता था, तो स्थितियां कुछ यहाँ तक आकर खड़ी हो गई कि 7 बजे मैं दरवाजे के सामने जाकर खड़े रहता था। 1 घंटे दरवाजे के सामने व्यतीत करता था कि यह ताला, यह हमारी किस्मत का ताला कब खुलेगा
तो मैं ये नहीं समझता था कि अध्ययन स्वाध्याय घर पर भी हो सकता है, घर पर भी ग्रंथ हो सकते हैं। मैं बेखबर था इस बातों से। मुझे लगता था यही पर आकर प्यास बुझ सकती है हमारे। मैं इतना नया था इस फील्ड में, इस दिगंबरत्व में, इस धर्म रूप मार्ग में, मैं तो कुछ समझता ही नहीं था। लेकिन बाद में टाइम निकलता गया और फिर मैं आपको बता दूं, बिना कहीं भी जाए, मैं सही कह रहा हूं मैं आपको, मैं आज उतनी लगन रखता, थोड़ी मेरा टाइम घट गया है स्वाध्याय का, ये मैं स्वयं मान रहा हूं। जिस टाइम पर मैं दौड़ रहा था, मैं इस फील्ड का बेताज बादशाह था, ये कहने में मुझे कुछ भी हर्जा नहीं लग रहा है। एंड 10 साल मैंने रोजाना 15, 17, 18 घंटे अध्ययन किया है, एटलीस्ट 10 ईयर्स। मुझे याद आता है मैं कितने टाइम 2 और 3 घंटा ही सोता था, ऐसे टाइम सालों बीते हैं, सालों। एंड मैं स्वयं को इतना फ्रेश अनुभव करता था। तो मुझे समझ में आता है आइंस्टाइन किस प्रकार केवल 10 घंटे की ही 10 घंटे में एफर्ट करते थे आइंस्टाइन। एडिसन 16 घंटे का एफर्ट करते थे। क्या कहा बच्चों? मैं 2-3 दिन पहले भी थॉमस एल्वा एडिसन की बात कर रहा था, तो मैं कह रहा था 16 घंटे वो एफर्ट करते थे। न्यूटन 18 घंटे एफर्ट करते थे। एक लियोनार्डो दा विंसी एक पेंटर हुए, लोग समझते इन्होंने मोनालिसा को पेंट किया है। अरे वो कोई मोनालिसा का ही पेंटर थोड़ी था। आज के जितने हेलीकॉप्टर्स वगैरह, सब एरोप्लेन्स, जेट्स वगैरह, रॉकेट्स वगैरह है, उन सब की डिजाइन्स बेसिकली उन्होंने की है सालों पहले, सैकड़ों साल पहले। वो पेंटर अपने लाइफ में 20 घंटे रोज मेहनत करता था। एक टेस्ला निकोलस हुए हैं, कितने जन ने सुना है? 22 घंटा रोज मेहनत करते थे बच्चों, केवल 2 घंटा सोते थे। उनके नाम पर एक रिकॉर्ड भी बना है, कंटिन्यूटी में 84 आवर्स के लिए 84 घंटे बिना सोए वे एफर्ट करते रहे, गणिती विज्ञान आदि में लगे रहे, डूबे रहे। एंड इन सब की मेहनत के साथ साथ इनका ब्रह्मचर्य भी गजब का था। जैसे मैं आपको कहूं, टेस्ला निकोलस ये ब्रह्मचारी थे, बहुत कम लोग जानते हैं। अब मैं आपको और कह दूं, न्यूटन स्वयं ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य कोई नई चीज नहीं हुई। जो शोधी खोजी है वो एकांतता को ढूंढता जरूर है, क्योंकि एकांत की खोज बिना सर्वोत्तम उपलब्धियां कभी उसको हो सकती नहीं। क्योंकि जहां द्वंद्व होता है वहां द्वंद्व भी होता है, जहां दोपना होता है वहां पर क्लेश के भी अवसर होते हैं। बच्चों, मन तो हमारा मन है, मेहनत के लिए वैसे ही सहजता से तैयार नहीं होगा, मैं ये जानता हूं। नींद आती हो तो स्वयं खड़े रहना करना। मैंने आपको कई दफे ये भी चीज बताई है। मैं खनिया दहना की सभा में लगभग 10 साल एक वक्ता के रूप में रहा, तो मैंने देखा 60, 70 साल के बुजुर्ग, 70-75 साल के बुजुर्ग भी थोड़ी झपकी लग जाए तो फटाक से खड़े रहकर कोने में चले जाते थे। मैंने वो टाइम भी देखा है। अब वो टाइम नहीं रहा, वैसी धगज नहीं रही। वृद्धों में कमाल की विशुद्धि हुआ करती थी। कुल 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, बहुत पीछे नहीं जा रहा हूं। और तब वो खत्म होने की कगार पर थी। सज्जनता, विशुद्धि, सात्विकता, मुमुक्षुता, विरक्ति। एंड गांवों में थोड़ी बहुत आज भी होगी तो वो बुजुर्गों में ही होगी, पुराने संस्कार से। शहरों में से तो वो लुप्त सी हो गई है। वे घंटों घंटों खड़े रहते थे, जब तक क्लास नहीं हो वे खड़े रह जाते थे।
कितना ही शर्म होता था मुझे कहना पड़ता था, वे कहते थे आप तो चलते रहो। स्वयं को दंडित करने की आदतें आपको होनी चाहिए। जो स्वयं को दंडित करना जानता है वो दूसरों के द्वारा दंडित होने के प्रसंग को खड़ा करता ही नहीं। आप जानते होंगे ये बैल होते हैं, इनको खेती में जोता जाता था पहले, कभी अभी भी जोता जाता होगा कहीं। अभी वैसे ट्रैक्टर्स आर कमिंग फॉरवर्ड, दे आर टेकिंग ओवर, सब मैकेनाइज्ड हो रहा है, अभी मैनुअल सब खत्म होता जा रहा है। बहुत जल्द ये बैलों का भी बाजार खत्म होता दिखेगा आपको, उजड़ता दिखने वाला है। लेकिन जब भी बैलों की जुताई प्रारंभ होती है, जब बैल छोटा होता है, उसका पहला दिन होता है, किसी ने देखा होगा कभी, और उस पर किसान उसको जुताई की तैयारी के लिए, इफ ही ट्राइज टू कीप अ वुडन लॉग ऑन हिज नेक, हल, तो वो एकदम उछलता है, देखा किसी ने? कितना उछलता है, हवाओं में उड़ता रहता है। भैया ये मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा, जैसे बगावत ठोक देता है किसान की विरुद्ध। ये प्रक्रिया 10-10 दिन तक चलती और किलोमीटर दौड़ता जाता है उसको लेकर उसके साथ एक उसको जू पे उसके साथ एक बूढ़ा बैल होता है, उसको रखते हैं। मैं एकदम प्रारंभिक प्रक्रिया कह रहा हूं जब ये इनिशिएट हो रहा था, और आज भी अकेले के साथ होने लग जाए तो यही स्थिति आपको दिखेगी। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिए मुझे। अब वो एकदम उछलने लगता और बगावत पर उतार हो जाता है। किसान इससे हिम्मत नहीं हारता। 10 दिन के बाद वो रोजाना इसका यह तांडव चलता रहता बगावत का। उस बगावत में इतना जोर पकड़ता है, इतना दौड़ता है, बट वो जब उसको लादा गया वो कितना दौड़ेगा, फिर जाकर उसकी रफ्तार धीमी पड़ती है, फिर ही स्टार्ट्स जेंटली वॉकिंग। ऐसा 10 दिन के बाद उसको समझ में आती है ये बात, ये मालिक हमें छोड़ने वाला नहीं है। फिर वो सरेंडर करता है और एक दिन दोनों बैलों के कंधों पर वो हल डाल देता है, और शांति से आज बैलों के बदौलत ये सब काम चल रहे, चाबुकों की भी मार खा रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है इसका। आप देख रहे हैं कोई टाइपिस्ट जब टाइपिंग चालू करता है, आप लोगों ने देखा होगा तो एक के बाद बी को ढूंढने में उसको 1 मिनट खर्ची हो जाते हैं, बी के बाद सी की तरफ जाने में फिर 1 मिनट खर्ची कर लेता है, और उसको यही समझ में नहीं आता ए के बाद बी क्यों नहीं बना, बी के बाद सी क्यों नहीं बना। कहीं भी जेड का प्लेसिंग आ रहा है, कहीं भी पी का प्लेसिंग आ रही है, ये अल्फाबेटिकल प्लेसिंग ऐसे कैसे होता है यार। बट महीनों मैंने कहावत कही थी मराठी की 2-4 दिन पहले, कौन सी? प्रयत्ने वाळूचे कण रगड़ता तेल ही गए। स्वामी समर्थ रामदास के काव्य साहित्य में से यह एक सुंदर पंक्ति है जो हमें निरंतर प्रेरणा करती है। एंड वो टाइपिस्ट अपने अभ्यास के बल पर मिनटों में 50 कीज को, की कहेंगे ना उसको, कीबोर्ड यदि कहेंगे हम उसको, फटाफट प्रेस करता है। एक टाइम ये आता है वो सामने देखता रहता है और नीचे खटाखट करता रहता है। वो नीचे ये भी नहीं देखता कि वो W है, M है, कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा, ये सब कुछ नहीं देखता। ये प्रोफिशिएंसी उसको एक दिन में हासिल नहीं हुई है। यू मे हैव सीन एक्रोबैट्स, सर्कस आदि में आप कभी गए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, अथवा ये नाटक करने वाले कलाकार देखे होंगे अपने नट, रास्ते के किनारे 2 लकड़ियां बांध देते, तो रस्सी ठोक देते और उस पर बड़े आराम से प्रेम से चलते रहते यहाँ से ये एक दिन में प्रक्रिया हुई होगी, आपको लग रहा है क्या? नहीं। किसी भी चीज के लिए आपको टाइम तो देना ही चाहिए, श्रम तो देना ही चाहिए।
जितनी फेलियर्स ज्यादा। मुझे भी प्रवचन गद्दी पर जब मैं बैठा बच्चों, कुल 3 महीने में मुझे प्रवचन गद्दी दी गई, और जब दी गई प्रवचन गद्दी मुझे ऐसा लगता था कोई साम्राज्य सौंपा गया है मुझे, और मैं जानता था मेरी लायकात नहीं होगी ऐसी, मैं जानता था। बट समाज ने, खनिया दहना की समाज ने, वहां के विद्वानों ने तक मुझ में कुछ देखा योग्य जानकर मुझे सहजता में एक दिन पूछा, आप कल से कुछ लेंगे? और मैंने ये तय किया था कोई मुझे कुछ ऑफर करेगा तो मैं कभी भी मना नहीं करूंगा, और मेरे में कमी होगी तो गालियां मुझे क्यों देंगे लोग? गालियां उनको देंगे जिन्होंने मुझे बिठाया है, मैंने स्वयं ने अप्लाई नहीं किया है। तो मैंने कहा मैं तो हिम्मत नहीं हारूंगा। एंड मेरे पहले 1-2 साल कुछ ऐसे गए बच्चों, वहां के सभा के चुस्त श्रोता थे एक शुद्धात्म भैया, आप जानते हैं, आज भी बड़े चैलेंजिंग पर्सनालिटी है वो, प्रवचनकार ही नहीं है बस वे, बट वे एक श्रोता इतने सजग है, इतने प्रश्न पूछते, इतने प्रश्न पूछते, इतने छकाते हैं वे, इतने लॉजिकल अप्रोचेस से बात करते हैं, उसमें साधारण आदमी टिक नहीं सकता। 1-2 साल मुझे निरंतर वो किसी भी चीज के लिए क्रॉस क्वेश्चनिंग खूब करते थे, नीचे से इतने क्रॉस क्वेश्चनिंग करते थे, और मैं सबसे बड़ा एक अपमान समझता था मेरा निरुत्तरित होना। अब उसको सेल्फ रिस्पेक्ट भी कहो, और विद्वान को गद्दी पर कुछ पूछा जाए और उसको उत्तर न देते बने, ये कोई साधारण खाली बात है क्या? और मेरे जैसों के लिए तो ये अपच सी बात है। मैंने रातों रातें खर्चे करके, क्या कहा मैंने, पूर्ण रात जगकर उसको फॉलो और चेस करता रहा। इसका समाधान कहाँ मिल सकता है? क्या क्या हो सकता है? इतनी पुस्तकें पढ़ डाली, इतनी पुस्तकें उल्टी पालती कर डाली मैंने। मैं कह ही तो रहा हूं आपको, 15 से 20 घंटा अध्ययन एक नॉर्मल लाइफस्टाइल बन गया था मेरा, और मैं कुछ भी यहां वहां भी नहीं देखता था अध्ययन करते समय। कोई यहां जाना वहां जाना, कोई नातेदारी रिश्तेदारी, यह कोई कंसेप्ट नहीं था मेरे पास। थोड़ा टाइम जाता था वो खाने में और सोने में। और आज मैं यहाँ हूँ, और मैं प्राउडली आपको ये कह सकता हूँ कि मैं उन विचारों की गहराइयों तक पहुंच गया हूँ जिसमें मुझे तार तार नजर आता है वस्तु स्वरूप, एकदम साफ, एकदम क्लियर कट। उसके लिए मुझे किसी भी विद्वान के पास जाने की जरूरत नहीं, मुझे ना ही कोई तीर्थंकरों को मिलने की उमंग है, ना भगवान को, ना कुछ बात है, ना कुछ। मुझे ऐसा लगता है मुझे अपने आप में सब कुछ मिल गया है। अभी थोड़ी बहुत कचास होगी तो अपने पुरुषार्थ की होगी, और पुरुषार्थ की कमी हो जाएगी तो इसके बल पर हम मुनि मार्ग और उत्तर साधना में भी हम सफल हो जाएंगे। ये भी बात समझ में आती है। एनीवे, ये आप सभी जन कर सकते हो, इसके लिए चाहिए केवल आपका डेडिकेशन। ध्यानचंद थे ना बच्चों, ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, ये रेलवे की पटरी है ना, मैं पहले कभी कहा होगा आपको कि मुझे याद नहीं है। ये हॉकी की ट्रेनिंग करने के लिए केवल उस पटरी पर गेंद रखते थे, और पटरी से नीचे नहीं उतरने देते थे उसको, केवल उसी पर चलाते रहते थे, केवल उसी पर। आज भी क्रिकेट में किसी को एक्सपर्ट होना हो, कुछ करना हो, जैसे बॉलिंग पर मास्टरी करनी है किसी को, तो वो 3 स्टंप्स नहीं रखता है वो केवल एक स्टंप पर ही प्रैक्टिस करता है। और जो एक स्टंप पर प्रैक्टिस करेगा उसको 3 स्टंप्स तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हर चीज का अपना अपना एक टाइम पीरियड है, बट उस टाइम पीरियड के बाद, बट ये मत पूछो कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि सबके भाग्य में अलग अलग टाइम फैक्टर है। और पुरुषार्थ की आपकी कमी नहीं चाहिए, आपने बस झांककर देखी वो पोटली, कितना टाइम मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये समझ लीजिए समर्पण में खटास पड़ जाती है। समर्पण उसका नाम है जिसमें वो खोल के देखो ही मत आप, अब बस केवल मेहनत करते हैं। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल साइट करूंगा हमारे जैन हीरोज के।
मैं काफी आज दिन भर से पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को उत्तम से उत्तम वस्तु दूं ये सोचकर आज मैंने इसे दुगना पढ़ डाला है। सच पूछो तो पढ़ा तो मैंने सालों पहले है इसको, बट अंडरलाइन किए थे उसको, आई वाज गोइंग थ्रू अगेन सो दैट आई मे गिव यू समथिंग न्यूअर थिंग। तो हो सकता है मैं कुछ दे दूंगा आपको, पढ़ लूंगा इसमें से। कटारिया जी हुए हैं बच्चों, कटारिया जी, मैं अक्सर नाम लेता रहा हूँ उनका। जैन निबंध रत्नावली, ये नाम मैंने आपके बीच में कम से कम 20-25 बार लिया होगा। कितने जन को याद आ रहा है? जैन निबंध रत्नावली, इनके लगभग लगभग 110-120 काल जयी लेख। एक लेख लिखने में उनकी जाति के पसीना छूटता है। कम से कम 125 बेजोड़ लेख है उनके, बेजोड़। छोटी मोटी पुस्तकें तो कई लिखी है उन्होंने। मैं आपको बता दूं, मिलाप चंद जी कटारिया और उनके पुत्र रतन चंद कटारिया, ये किसी भी विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में कभी भी नहीं पढ़े हैं। व्यापार धंधा करते आ रहे थे ये बाप बेटे, अपनी दम पर संस्कृत, प्राकृत, जैन ज्योतिष, जैन आयुर्वेद, जैन व्याकरण, जैन प्रतिष्ठा आदि समग्र विषयों पर इतनी असाधारण कमांड कर गए हुए। एक क्षत्रिय राज्य कभी उन्होंने स्थापित किया समाज में। उन्होंने कभी कभी यहां तक चैलेंज किया कि ये जो बात चलती आ रही है हमारे सामने, यह आचार्यों की नहीं है। एक जमाना था जब ये माना जाता था जो भी ग्रंथ में लिखा होता है भैया वो भगवान ने कहा हुआ होता है। हाथाची घडी आणि तोंडावर बोट, जैसे उन्होंने कहा है चुपचाप फॉलो करो, डोंट क्वेश्चन व्हाई, क्योंकि प्रश्न करने से सर्वज्ञ का अवर्णवाद होता है। इस दारुण अंधकार में समाज चल रहा था और पुस्तकों में भगवान के गोबर से प्रक्षाल के भी उल्लेख आने लग गए, लौकी के रस से भी प्रक्षाल के उल्लेख आने लग गए। इतनी बकवासबाजी भी लोग केवल भगवान की वाणी मानकर उसको धुनते आए। त्रिवर्णाचार नाम के ग्रंथ में तो योनि पूजा तक के उल्लेख मिले, लेकिन लोग कुछ इस कदर ट्यून्ड थे कि भैया भगवान ने कहा चुपचाप मान लो, और हर जगह इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाना चालू किया कि ऐसा नहीं हो सकता। मतलब एक नई धारा उन्होंने ऑप्ट की, और मतलब कहना चाहता हूं स्कूल कॉलेज न पढ़कर इतना लेखन करने वाला आदमी जिसका समाज लोहा मान बैठे, एक बार उनका साहित्य आपको पढ़ लेना चाहिए। और मिसाल के रूप में मैं आपके सामने रख सकता हूं, जैसे काफी में आगामी सेशंस में काफी ले सकता हूं कभी। माणिक चंद जी कौंदे का नाम मैंने आपके बीच में लिया इससे पहले। तब हालत ये थी, स्कूल में भी एडमिशन जैनियों को नहीं मिलता था, तो इनके जीवन वृत्त में पूरा मिलता है, शर्मा के नाम से कहीं इन्होंने अपने एडमिशन करा दी। फिर वहां पकड़े गए तो वहां से हट गए तो दूसरी जगह वर्मा के नाम से और 2-3 साल पढ़ गए। वहां पकड़े गए ये जैन, वहां से हटने के बाद गुप्ता के नाम से 4-5 साल पढ़ गए। यह वो जमाना था जब पढ़ाई लिखाई सुखकर नहीं थी। आज बहुत सुलभ है, इसलिए कहा जाता है बच्चों टाइम आए हैं पढ़ो। और तब इस कदर पढ़े हैं वे लोग, फिर उन्होंने श्लोक वार्तिक के साथ भाग पर वचनिका लिखी थी, जो इतना साहित्य होगा। अपना जीवन उसी में आहूत कर दिया उन्होंने। कैसे कैसे जीवन रहा आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैं थोड़ी बात कह रहा था, उस बात को मैं फिर से दोहरा देता हूं। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते रह गया था 2 दिन पहले। कितने जन को याद आ रहा है बच्चों? गुड। अभी देखिए कि जितनी प्रतिकूलता इस आदमी ने भोगी है,
उतनी मुश्किलें कोई भोगता होगा, क्योंकि तब रेसिज्म चलता था। व्हाट इज रेसिज्म माय डियर? व्हाट इज रेसिज्म? भेदभाव, वर्णवाद। शायद मुक्ति दीदी ने बोला है एक दिन इस बात को, कुल महीने भर पहले बोला होगा। एनीवे, तो वर्णवाद अपनी चरम सीमा पर था जब अंबेडकर जी, थोड़ा और पीछे चलता हूं, उनका पूर्ण नाम क्या था बच्चों? पूर्ण नाम? B.R. अम्बेडकर, इतना तो आपको जानना चाहिए, भीमराव रामजी अम्बेडकर। रोजाना ये भीमराव स्कूल से आते थे पढ़ के, तो भोजन के लिए बैठते थे। ये कहते थे पिताजी आइए ना, आप भी शामिल होइए। तो कहते थे आप भोजन कर लीजिए, फिर मैं भोजन कर लूंगा। काफी टाइम बाद इनको समझ में आया, मेरे भोजन करते करते तो सब कुछ ही खत्म होता है, भोजन ये क्या करते होंगे बाद में। तो एक दिन उन्होंने ये कहा, उनके पिताजी ने उनको, कि भीमराव आप इतने पढ़ लिख जाओ, इतने पढ़ लिख जाओ, क्योंकि हमारी भूख इन रोटियों से भरने वाली नहीं है। इतने पढ़ो, इतने लिखो, आप कुछ क्रांति लाओ समाज में, हमारी भूख उससे मिटेगी, उसके बिना नहीं। और ये जो भूख हम झेल रहे हैं, इन रोटियों का दाम आपको चुकाना है। अब माँ बाप भी ऐसे मिलना भारी मुश्किल है, ये तो उतना ही बेटा बहुत पैसा कमाना। क्रांति की कोई उम्मीद माँ बाप भी नहीं करते उनसे। खैर, ये स्कूल में जाने लग गए। आपने सुना भी होगा बच्चों, कभी टाइम ऐसा था इनको स्कूल में एंट्री नहीं मिलती थी अंदर में। आप जानते हो, सुना है इस बात को? कभी पढ़ लेना चाहिए इनके बारे में। इनको क्लास में एंट्री नहीं थी, बाहर ही बैठकर पढ़ना पड़ता था। हालत ये थी, मैं अभी भूल रहा हूं थोड़ी बातें, अभी आप पढ़ लीजिएगा कभी कभी। मतलब मटका भी इनका अलग सा होता था पानी का क्लास में, और कोई सर्व करने वाला नहीं आता था कभी, तो उनको प्यासा रहना पड़ता था पूरे दिन। ऐसी भी हालतें होती थी। टाइम बदलता गया, खूब पढ़े लिखे बच्चों इन्होंने अपने जीवन में लगभग जहां तक मैं समझता हूं 35-36 डिग्रीज अचीव की है। कितनी हाउ मेनी? कितने विरोध के बीच में स्कूल में पैदल जाते थे, आप देख लेना चाहिए। कितने हार्डशिप से बर्दाश्त करते थे। आज जैसा टाइम नहीं था, मैंने कभी आपको यहां तक कह दिया है, पुस्तकें भी उनके पास रहती नहीं थी। पड़ोसी की पुस्तकें उनके पास रहती थी, और पेज नंबर भी बता सकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि पुस्तक फिर से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कह नहीं सकते। भगत सिंह को भी कभी पढ़ना चाहिए। मैंने काफी बोला है, अब मैं क्या क्या फाइल्स खोल कर रखूं। जब भगत सिंह की फांसी लगनी ही थी, तो वकील मिलने आए और उन्होंने कहा कि फांसी अचानक आज ही तय हुई आपकी। अभी उन्होंने कहा मैं जानता हूं, बट मैंने आपको कोई पुस्तक लाने के लिए कही थी, उसका क्या होगा? पुस्तक उछाली थी उन्होंने। मतलब पढ़ने में कितना बल दिया, कितने साहित्य पढ़ाए उन्होंने, और कितना साहित्य, कितनी पुस्तकें लिखी है जेल में उतने पीरियड में, ये आपको देख लेना चाहिए। साहित्य को पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। एनीवे, मैं अंबेडकर की बात कह रहा था आपको। MSc, MA, PhD, वैसे भारत रत्न के अवार्डी रहे। इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इनका कुछ एजुकेशन पूना में हुआ, कुछ मुंबई में हुआ, कुछ कोलंबिया में हुआ, कुछ अमेरिका में भी हुआ है। आपको देख लेना चाहिए। मैं आपको एक विशेष बात बताता हूँ, मैं भूल रहा हूँ, सबसे पहले 3 जनों को भारत रत्न घोषित हुआ था। वे 3 कौन थे, याद है आपको? पहले 3 नॉमिनीज, तीनों को दिया था सबसे पहले। बोलो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सचिन तेंदुलकर, क्या बात कर रहे हैं तुम, कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का उसमें नाम था बच्चों। एक साइंटिस्ट थे, देख लेना चाहिए। एक अम्बेडकर जी को मिला था।
मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अंबेडकर पढ़े थे, जानते हो आप लोग, उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गेट पर एक फोटो है और वो अंबेडकर की है, और उसके नीचे लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज। बराक ओबामा थोड़े टाइम पहले प्रेसिडेंट थे, कितने जन जानते हैं बराक ओबामा को? अरे क्या लोग हो आप यार, कहाँ रहते हो? बराक ओबामा को इस कदर भी जानना जरूरी है आपको, क्योंकि ये वो पहले प्रेसिडेंट थे जो काले थे, और अमेरिका में इस कदर आज भी ये वर्ण भेद चलता है। ये भी एक प्रकार का वर्ण भेद है गोरों और कालों के बीच में। अंबेडकर ने भी झेला इस बात को, गाड़ियों में नहीं बिठाया जाता था इनको, और कहीं बिठाया जाता था तो दुगुना फेर लिया जाता था। मैंने कभी आपको बताया है इस बात को। स्वयं बराक ओबामा को कितनी महिमा ही हो गया अम्बेडकर की, क्योंकि बराक ओबामा स्वयं इसके शिकार थे उनके देश में, और बावजूद इसके प्रेसिडेंट बन गए थे। उनके हाथों ये फोटो लिखी थी, और वहां पर लिखा है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इतिहास में, आज तक के 300 वर्ष के इतिहास में ऐसा विद्यार्थी आज तक हुआ नहीं है। वहां पर फोटो बहुत बड़ी आपको मिली तो आपको देख लेना चाहिए किस कदर वो फोटो बनी है। मुझे हल्का सा याद आ रहा है, कुछ सालों पहले मैंने देखी थी कि विशिष्ट ऊंचाई पर कैसे रखे, वो भी एक तकनीक से रखी गई, वो कभी देख लेना चाहिए। एनीवे, मुझे आपको ये कहना है अभी कि प्रतिकूलताएं आपको ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी का काम करती है। हमारे विद्वत परंपरा को आप देख लेंगे, टोडरमल जी है जैसे, कोई बहुत अमीरजादे होंगे ये, आपको क्या लगा? साल साल भर भी ये अपने बीवी बच्चों का मुखड़ा देख नहीं पाते थे। वे सिंघाना में कहीं नौकरी करते थे, कहने को 150 किलोमीटर ही दूर था जयपुर से, बट साल में एक आध बार भी बीवी बच्चों का मुखड़ा नहीं देख पाते थे, क्योंकि घर बार रहता था जयपुर में। और नौकरियों की हालत ये है, नौकरी जहाँ मिली उन्होंने कह दिया हम तुम्हें एक ही कमरा देंगे, तो ठीक है भैया तुम वहां रह जाना, हम यहाँ रह जाएंगे, हम तुमको पैसा बेचते रहेंगे। परिस्थितियां किस प्रकार करवट ले लेती है, क्या बातें होती है। भूधरदास जी का जीवन पढ़ेंगे, सबका जीवन पढ़ेंगे, तो आप ये पाएंगे हाथ पर पेट था इन बेचारों का। भूधरदास जी का, भागचंद जी का, कभी मौका पड़ेगा मैंने बताया भी है समय समय पर, अभी बताने की मैं जरूरत बहुत नहीं समझ रहा हूँ, कल बनारसी दास जी का शॉर्ट में बता भी चुका हूँ मैं। इन प्रतिकूलताओं के बीच में ही उत्थान के अवसर होते हैं। यू शुड नॉट स्टेप बैक, जितना आपसे बने आपको करते रहना चाहिए, और स्वयं पर खूब आस्था रखे। और मैं तो कहूँगा आप बस पढ़े। एडमिशन के टाइम पर मैं एक चीज आपसे बुलवाई थी, आपको याद आ रहा होगा तो, कौन है आप में से जो खेल कूद का समर्पण कर सकता है, पढ़ाई के लिए खेल कूद को तिलांजलि दे सकता है? हाथ उठवाए थे, किसी को याद आ रहा है? ओहो, हमें हमारे प्रतिज्ञा भी याद नहीं। फिर मैंने दूसरा प्रश्न पूछा था आपको, कितने जन ऐसे हैं जो मैं मेरा काम जब तक नहीं होगा तब तक मैं निद्रा का भी त्याग करूंगा? कितने जन तैयार है, इच्छुक उसके लिए? मैं मानता हूं ये समर्पण का क्राइटेरिया, और जिसमें करने की धमक हो उसमें बाकी सब कम भी हो तो भी बड़ी बात नहीं। मैंने अंत में ये पूछा था कौन कौन है ऐसे जो भोजन में भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, आज का भोजन नहीं हुआ तो भी चलेगा, मैं मेरा काम पहले करूंगा। और भोजन में रस त्याग तो एक आम बात है, भोजन त्याग की मैंने ये तीनों जगह में हाथ उठवाए थे, आप भूल रहे हैं। और जब जब भी मुझे अवसर मिलेगा, अब जब जब भी इस कॉरिडोर्स में, इस प्रीमाइसेस में, इस परिसर में आप प्रवेश करेंगे धर्म के, आपको त्याग, तपश्चरण, समर्पण की पूर्ण उम्मीद चाहिए। मुझे याद आता है गोपाल दास जी बरैया बच्चों, फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी दूसरी बातें करूंगा।
गोपाल दास जी बरैया के पास 10 विद्यार्थी पढ़ने गए थे मुरैना। तो मैंने आपको बताया भी होगा, वे 10 विद्यार्थी इस कदर पढ़े थे बच्चों, 10 साल तक वे इस कदर रहे उनके पास कि उन्होंने कभी गेट के भी दर्शन नहीं किए, बाहर निकले भी नहीं वे वहां से। एक्स्ट्रॉर्डिनरी विद्वान साहित्यिक लेखक हुए वे, जैसे चैन सुखदास जी, जैसे बंशीधर जी बीना, जैसे बंशीधर जी कांजा। वैसे ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है बच्चों। आज जो हमें थोड़ा बहुत जैनत्व दिख रहा है, आप इतिहास पढ़ेंगे आपके आंखों में पानी आएगा। नित्य देव दर्शन के कोई प्रचलन जैन समाज में नहीं हुआ करते थे, मैं सही कह रहा हूं आपको। पढ़िए तो आपको पता चलेगा। आज से केवल 75-100 साल पहले चल के देखते आप, तो केवल महिलाएं रोज देव दर्शन करने आती थी, पुरुष साल में 2 बार 3 बार 4 बार ही कभी मंदिरों में आते थे। ऐसे कोई खास प्रचलन नहीं हुआ करते थे। धर्म की फिर से पुनर्स्थापना आज से 100 वर्ष पहले गोपाल दास जी जैसे विद्वान हुए, जिन्होंने स्कूल कॉलेजेस चालू किए। आज हम सब बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। काफी विद्वानों का उसमें बड़ा योगदान है, उनको नहीं भुलाया जाना चाहिए। और वे, उनके पास तो कुछ भी संसाधन नहीं थे बच्चों। एनीवे, मैं कुछ चीजें आगे पढ़ के दिखाऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। मुझे पेज नंबर बताते जाइए भैया फटाफट। मैं थोड़ा दिखाऊंगा आपको कैसी परिस्थितियां विद्वानों पर आई थी और उन्होंने कैसे रास्ता निकाला। बोलिए। 72 72 73 एक मिनट। अच्छा, 72 73 से ही चालू हो रहा है क्या आपका? सॉरी, देन आई ब्रॉट द अदर थिंग। क्या हो, 72 73 नेक्स्ट, और कॉमा करके 122। एक मिनट, 122 कैसा योग है भैया, मैं दूसरा लेके आया क्या? अगेन 171 72 भी है क्या? नहीं, 71 72 73 72 73 है क्या? आई मिस्टेकनली ब्रॉट अदर पेजेस, मैंने चार्ट कर रखे थे, मैं दूसरा लेके आया हूँ। अच्छा, दैट इज 72 73 161 63। मैं दूसरे पेजेस लेके आया सब। मतलब कैसी कैसी स्थिति आई, चलो मैं थोड़ा जितना याद आता है उतना मैं मन से ही बता देता हूँ। अभी एक विद्वान है उमराव जी, कई विद्वानों की, ये जो मैं कोट कर रहा हूँ जैन जागरण के अग्रदूत नाम की एक पुस्तक है, उसमें सैकड़ों विद्वानों का कैसा जीवन रहा है इसका वर्णन है। मैंने अंडरलाइन की है, उसमें कुछ ऐसे हृदय विदारक प्रकरण होंगे, उसको मैंने अंडरलाइन किया है। एक जन तो इतने कर्जे में डूब गए विद्वान, और कोई व्यसनी नहीं थे उदार ज्यादा। संकट आए दे दिया, संकट आए दे दिया, और ऐसा कर्ज चढ़ गया उन पर। एक साहूकार एक दिन आया उनके पास, रसोई हो रही थी घर में, और घर में कुछ भी नहीं था। साहूकार ने कहा मुझे चाहिए बस पैसा, फटाफट बोलो। उनका साहब अभी तो बड़ी मुश्किल से पेट भरते, तो उन्होंने जो केटल रखी थी गैस पर, गैस मतलब चूल्हों पर, तो उसमें से सामान उंडेल दिया और कहा चलो ये बर्तन में लेके जाता हूँ। और उस दिन का भोजन भी नसीब नहीं हुआ उनको। ऐसे ऐसी परिस्थितियों का वर्णन है। एक मतलब ऐसे ऐसे विद्वानों की बात है जिन्होंने अपने बच्चों की भी कुर्बानी दे दी। उनको कपड़े भी पहनने मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, उनका क्या फ्यूचर होगा इसकी भी परवाह नहीं की उन्होंने, और पूरा जीवन समाज के लिए भी व्यतीत करते रहे। बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों को भी तिलांजलि दे देकर समाज के लिए कुछ करते थे कि जैन धर्म हमारा। और तब सरकारी नौकरी आज जैसे ही था, अच्छा उसमें मिल जाता था, बट जैन धर्म का क्या होगा ये सोच सोच कर वहां से हटकर इसके लिए करते हैं। और स्थितियां पहले बहुत अच्छी नहीं थी, कहीं कहीं तो आने जाने के भी किराए दे देंगे बोलते थे विद्वानों को, 10 दिन पढ़ाने आओ, 20 दिन पढ़ाने आओ, और कहीं कहीं किराए भी नहीं देते थे, तुम तुम्हारा ही प्रेयर करो।
मतलब हालतें बड़ी खराब थी, पढ़कर समझ में आता है। गोपाल दास जी बरैया के 2-3 प्रसंग में आपको सुना देता हूँ, एक तो सुना ही देना चाहिए। उनकी पत्नी इतनी प्रतिकूल थी उनको, गोपाल दास जी की, सुकरात की याद आती है। सोक्रेटिस जानते हो आप? सोक्रेटिस को संत के रूप में पूजा जाता था पूरे समाज में बच्चों। मैं आपको बता रहा हूं कितनी प्रतिकूलताओं में उन्होंने धर्म को जिंदा सुरक्षित रखा है। तो तुमरे जियो कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव वाले। सुकरात को संत के रूप में दुनिया जानती थी, लेकिन उनकी पत्नी उनके साथ इतनी झगड़ती थी एक दिन। और वो सुकरात की भी यही आदत थी, जितना भी मान धन राजा से मिलता था साहित्य के रूप में, आते आते कोई गरीब मिला, भैया मुझे चाहिए, ले लो। गणेश प्रसाद जी वर्णी तो ऐसे हुए, कहीं भी जाते हुए रास्ते में देखा किसी को जरूरत है, कितने ही दफे आते आते घर पर नंगे ही आ जाते थे। नंगे मतलब लंगोटे पर ही आ जाते थे। हालत ये होती थी उनको देखा नहीं जाता था समाज की दरिद्रता, वे कपड़े तक दे देते थे। किसी को लगा हाथ की बाल्टी भी दे देते थे, राजा ये ले लो भैया, ये ले लो भैया। और घर वाले इतने खफा रहते थे इनसे कि कभी कभी पत्नियां इनको ठोकती पीटती भी थी। ये कहती थी घर का खाना पाना कौन करेगा, मतलब इन लोगों ने घर वालों को भी नहीं देखा। गणेश प्रसाद गोपाल दास जी का तो मैं बता रहा हूँ, गणेश प्रसाद जी वर्णी का यहाँ तक आता है जब उन्होंने जैन धर्म को अंगीकार किया, सबसे पहले एक कार्यक्रम था उनके घर में, कोई पंगत बैठी किसी के विवाह में। तो पंगत में समाज के जैन लोग आकर चले गए, फिर जाति की पंगत बैठ गई उनके वैष्णव समाज के जाति की। तो उन्होंने आग्रह किया, मैं जैन बन गया हुआ, अभी मुझे जैन पद्धति का ही भोजन चाहिए, हो सकता है आलू प्याज वगैरह वाला ना हो, जो भी कुछ हो। तो उनकी माँ ने उनको कहा कि अपने को समाज में रहना है, तुम ऐसे मत करो, बड़े हो गए हो, मतलब अपने वैष्णव धर्म के अनुसार ही तुम करो, नहीं तो समाज से बहिष्कृत हो जाओगे। पत्नी ने भी कहा, वो दिन उनका अंतिम दिन था और उन्होंने कहा ठीक है भैया, समाज मुझे अलग करने से बेहतर है तो मैं ही अलग हो जाता हूँ। और जैन समाज ने भी कोई उनका बहुत स्वागत किया होगा ऐसा भी नहीं था, मतलब इनकी हालत ये थी कि ये तो छोड़ दिया है, अब ये ग्रहण कर भी लेंगे कि नहीं कर लेंगे। और नए आने वालों को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, ये वैष्णव समाज से आया है, ये इसके कुछ मन में तो खराबी नहीं होगी ना, ये गड़बड़ तो नहीं करेगा ना, बहुत शशंक दृष्टि से उनकी तरफ देखा जाता था। गोपाल दास जी पर एक ये हालत थी बच्चों, कभी कभार इनकी पत्नी, अच्छा इनको रुतबा इतना था समाज में, मैंने कहा ना अभी एक से बढ़कर एक विद्वान इनके नीचे शरणागत आकर बैठ जाते थे। इनकी समाज अगवानी करने के लिए पूरी समाज खड़ी रहती थी। जो आज की तारीख की भाषा में मैं बात करूं, बाजे गाजे बाजे से स्वागत करना, गलीचा बिछा कर, मतलब इतना उनका होल्ड था तब। लेकिन उनकी पत्नी का इतना दबदबा था उन पर कि भरे प्रवचन में वो आ जाती थी और भरे प्रवचन में सैकड़ों की सभा में लड़ जाती थी, चलो बोले घर का काम कौन करेगा, और ऐसा करके वो उठा के लेके जाती थी। बड़े शांत हृदय से वो उठ जाते थे, निकल कर चले जाते थे। तो किसी ने यहाँ तक कहा है, सोक्रेटिस की याद आती है। सोक्रेटिस को एक बार बड़ी ठंड के दिन थे, पत्नी ने बहुत गालियां दी, और गाली देने के बाद फिर भी वे शांत रहे, तो आकर उनके ऊपर एक बाल्टी ठंडा पानी उंडेल दिया सिर पर। तो उन्होंने कहा बात तो सही है भैया, जो गरजते हैं गरजने के बाद तो बरसना तो होता ही है, मुस्कुराते हुए। तो हीनादिक स्थिति गोपाल दास जी की भी थी। आए, दरवाजे खटखटाए, ठंड के दिन थे तो पलटा दिया पानी, कभी भूखा ही रख दिया, कभी कह दे ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा। मतलब समाज इतनी कीमत देने पर भी उनको घर की पत्नियां भी कीमत नहीं देती थी उनको। बट वे यही कहते थे सबको, कुछ नहीं भैया, वैराग्य वर्धिनी है। क्या कहते थे? अच्छा हो गया मुझे ऐसी पत्नी मिल गई, ऐसी पत्नी नहीं मिलती तो मुझे विरक्ति भी नहीं होती। अनुकूलताओं के बीच में धर्म की रुचि बहुत नहीं होती। अपने नाते पोतों के दुलार में ही समय खर्ची खराब होता है मोह में। अच्छा है ये जो वो बहुत अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग। मतलब विद्वानों के जीवन आप देखेंगे, दौलत राम जी की भी हालत अच्छी नहीं थी,
उनको नौकरी करनी पड़ती थी, छीट छाप ना करना आदि, इतनी प्रतिकूलता और दलदलताओं में इनका जीवन गया है। हम अनुकूलताओं की मांग न करें, और जो परिस्थितियां हमारे साथ बन पड़ी है बस बी यूज्ड टू। बट आप इस बात को समझ लीजिए, ये बहु मिला है, हम साधना जरूर करेंगे, साधना से वंचित नहीं रहेंगे।